नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपके लिए मैं क्लासेस लेके आऊँगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है? तो वो क्लासेस आज अपन शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है अच्छा करेंगे, अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम अप्रोच के साथ चलेंगे जो है, ठीक है ना? तो ये क्लासेस हैं आपकी जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में रहने वाली हैं, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके? अच्छा, इसमें हम मतलब ये किस-किस के काम की है ये बता देता हूँ पहले मैं। और देखो, अब थोड़ा-सा इस पे चर्चा करना चाहूँगा। आपने ग्रेड 1 दिया, ग्रेड 2 दिया, जो भी कुछ दिया आपने, आप सफल हुए, नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, तनाव लेने जैसा जीवन में कुछ नहीं है। अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात ये है कि जीवन आपको मिला है एक बार भाई साहब, ठीक है ना? ये थोड़ी-सी मेरी बातें आप लिख लेना, नोट कर लेना, अच्छे से समझना। जीवन आपको एक बार मिला है, इसको बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत है नहीं इसमें। अभी मैं कहता हूँ आपको सोचते-सोचते कोई आपकी एक आध नस-वस ब्लॉक हो जाए माइंड की, ठीक है ना? भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप ओवरथिंकिंग जो करते रहते हो उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने ओवरथिंकिंग करी और कोई एक आध नस-वस ब्लॉक हो गई आपके ब्रेन की और आपके ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई भाई साहब। तो ये जो चीज़ है ना ये सबसे अच्छी चीज़ भी है, सबसे बुरी चीज़ भी है। सबसे अच्छी चीज़ तब तक है जब तक ये सही तरीके से काम कर रही है आपके लिए, लेकिन आप इसको ज़्यादा लोड मत दीजिए। ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, अभी तक आप ये सोच रहे हो उस ऑप्शन में ए ना करके डी कर देता, डी ना करके सी कर देता। अरे भाई जो हुआ जो ठीक है, पास्ट इज़ पास्ट, ठीक है? मेरा हमेशा से यही रहा है कि पास्ट इज़ पास्ट, ठीक है? जो चला गया, वो कुछ नहीं है, आपके हाथ में है प्रेज़ेंट। अब बात ये आती है कि आप प्रेज़ेंट को भी पास्ट के बारे में सोच-सोच कर खत्म कर देना चाहते हो या आगे कुछ उम्मीदें हैं या नए सपने हैं या कुछ भी है जो कुछ आप करना चाहते हो जीवन में उसको पाना चाहते हो, उसके लिए लड़ना चाहते हो, तो करिए आप, ठीक है ना? और कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अच्छा हुआ हो सकता है बुरा हुआ हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि बुरा हो गया लेकिन रिज़ल्ट आने पे पता चले अच्छा हो गया था यार, पता ही नहीं चला था। कुछ भी हो सकता है, ठीक है? संभावनाएँ पूरी-पूरी हैं हर तरीके से। थोड़ा-सा देखो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे, तो इसलिए माइंड को उतना ही, वो कहते हैं ना कि टेंशन उतनी लेनी चाहिए जितनी काम हो जाए, जितनी टेंशन लेने से काम हो जाए, इतनी नहीं कि ज़िंदगी झंडू बाम हो जाए, ठीक है? तो इसलिए यही चलता है और कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी हो गया, ख़त्म करो उसको, लेट इट बी। अब अपन करते हैं अपनी नई फ्रेश क्लासेस शुरू करते हैं जो है, स्टार्ट करते हैं इनको। आगे के सारे ग्रिड्स में काम किए जैसा कि आपको पता है और मुझसे ज़्यादा आपने सिलेबस देखे होंगे, ठीक है ना? तो देखो, ये आपके काम की है, नेट के काम की क्लासेस हैं, बता देता हूँ मैं आपके लिए। नेट है, सेट है और जेआरएफ है। ये सबके काम की क्लासेस है और ये बेसिक्स है मतलब अंग्रेजी का बिल्कुल, अगर आप अंग्रेजी लिटरेचर में सीखना चाहते हो तो। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं ना बिल्कुल बेसिक, सिमिली, मेटाफर। हो सकता है जब आपने सिमिली, मेटाफर पढ़े हों तब आपको लग रहा हो यार ये क्या चीज़ मिल गई, ये तो लाइक और एज से कंपैरिज़न कर देता है जो है, ठीक है? और बाद में आपको पता चला मेटाफर, अरे भाई ये तो इसका भी पापा है पूरा, ये क्या करता है? ये बिना लाइक और एज़ के और सीधा कंपेयर कर देता है। तो आपको लगा होगा उस टाइम आपने जाने क्या सीख लिया और आज आपको लगते हैं बच्चों जैसे, यार सिम्पली मेटाफर तो ईज़ी है भाई। ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं, किसी भी लाइन में आते हैं, फट से पता चल जाता है हमको, ठीक है? तो ऐसा सा ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो तो आपको मुश्किल लग रहा हो, बाकी मुश्किल जैसा कुछ है नहीं है। अपन पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? जेआरएफ और इसी में ले लो आप आपके जो है आगे फ्यूचर में जो बनने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके काम की भी ये क्लासेस हैं, ठीक है? एक तो ये और एक आरपीएससी में जो अपने लगता है ये ग्रेड 1 वाला एग्ज़ाम और ग्रेड 2 वाला एग्ज़ाम, ठीक है? दोनों में बराबर काम किए हैं, लेकिन ये जो ग्रेड 2 है, इसमें एक पीरियड नहीं आता है अपना पोस्ट मॉडर्न वाला। मुझे ये समझ में नहीं आया इन्होंने ये क्यों हटाया? ये भी लगा रहने देते यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था उनका अच्छा खासा। जब वो रिदम में पढ़ते आ रहे थे इतना आगे से लेकर के अब तक, तो ये भी पढ़ देते, लेकिन ये नहीं है, मैं बता दूँगा जिनको ये काम की नहीं है, लेकिन बाकी अभी तो स्टार्टिंग में तो ये सबके काम की क्लासेस है, ठीक है? तो बिल्कुल फ्रेश क्लास मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की अपनी इस क्लास में। उम्मीद करते हैं अपन इस सेशन को बेहतर करेंगे, अच्छे से करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है? ऐसी उम्मीद के साथ अपन करते हैं, जो भी आप गॉड मानते हो, ग्रीक गॉड, इटालियन गॉड, क्रिश्चियन गॉड, इंडियन गॉड, हिंदू गॉड, मुस्लिम गॉड, जो भी गॉड आप मानते हो उसको याद कीजिए और सोचिए कि अपना ये जो है, जिस चीज़ के लिए, जिस सपने के लिए अपन जो है शुरू कर रहे हैं क्लासेस, उसमें हम सफल हों, ठीक है? ऐसी हमारी प्रार्थना है अपने गॉड से, ठीक है भाई साहब? चलो अपन शुरू करते हैं अभी इसको और ये लो, एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ मैं बिल्कुल और बिल्कुल मैं बेसिक से समझाऊँगा आपको, है ना? और समझते जाना है आपको, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कहानी के जैसे चीज़ें चलेंगी, इंसिडेंट में बता जाऊँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं वो बताऊँगा, सारे कवर करने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलिए शुरू कर देते हैं अपन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है ना? ठीक है?
अब चलते हैं अपन, देखो इसको सबसे पहले जो आपको इसमें पता रहना चाहिए वो है इसके पीरियड्स। जो पीरियड्स हैं वो मेजर लिटरेरी पीरियड्स के नाम से चलते हैं। इनको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अपन डिवाइड कर लेंगे। अब ऐसे तो लिटरेचर बहुत सारा बड़ा है, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ-कहाँ से, तो हमने उसको क्या है बाँट दिया है हिस्सों में। तो उसके हिस्से क्या करें हमने, देखो उसके हिस्से हमने ऐसे करे हैं। सबसे पहले है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये थोड़ा-सा टाइम याद रख लेना, आप लिख के रख लेना कहीं पे, हो जाएगा याद, ठीक है। ये अपन लेते हैं 450 से लेकर के और 1066 तक। अब ये देखो जहाँ इसको खत्म कर रहे हैं ना, यहाँ एक विशेष घटना घटेगी, ठीक है, सारे पीरियड्स में घटेगी, तभी जो है पुराने मतलब पीरियड को खत्म माना जाएगा और नए पीरियड को शुरू माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड। और देखो अभी क्या एग्जाम प्रेशर भी नहीं है अपने पास कोई, हालांकि सेट का एग्जाम अभी है अगले महीने में, लेकिन फिर भी और जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले बच्चे हैं वो आराम से इन क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। ये 1066 से लेकर के चलता है आपके भाई साहब, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाऊंगा, सारा अपन कवर कर लेंगे। 1500 तक अपन इसको मान सकते हैं वैसे, और 1558 तक भी बढ़ा देते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद पहले इन दो पे बात करूंगा मैं, उसके बाद देखो एक बार टेबल तो पूरी बना देता हूँ मैं। उसके बाद आ जाएगा आपका रेनेसा, ठीक है। और रेनेसा जो चलता है वो चलता है 1558, या अगर आपने इसको 1500 पे ख़त्म करा है तो इसको 1500 से शुरू भी मान सकते हो आप। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप वहीं पे शुरू करोगे, लेकिन एक घटना होती है, कोई उस टाइम की कोई इंसिडेंट हुई होती है जिसके कारण हम इसको वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। 1660 तक चलेगा। आगे इस रेनेसा के 4 पीरियड हम करेंगे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या क्या करेंगे, क्या क्या टाइम रहेगा वो भी बता दूंगा। जैसे 1558 से 1660 है, तो इसको अपन 1558 से 1603, ठीक है। एक हो जाएगा 1603 से 1625, और 1625 से 1649, ठीक है, और 1649 से 1660। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। इनके नाम भी हैं, फिर इनके नाम है, देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन। अब इनको बांटने से क्या फ़ायदा होगा, हम राइटर्स को बांट देंगे। जैसे एलिजाबेथन एज के राइटर्स हम बांट देंगे और जैकोबियन एज के राइटर्स हम बांट देंगे, तो उस राइटर को उसी टाइम पे हम पढ़ लेंगे, उससे हमें याद रहेगा कि ये शेक्सपियर के कंटेम्परेरी कौन कौन से राइटर हैं, और अपने सैमुअल जॉनसन के कंटेम्परेरी कौन कौन से हैं, जॉन ड्राइडन के कंटेम्परेरी कौन कौन से। तो उससे अपनी क्या है, इसको क्लासिफिकेशन करने में आसानी रहती है, ठीक है। ये हो गया रेनेसा। रेनेसा के हम करते हैं 4 पार्ट, 1 2 3 4, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और प्यूरिटन, ठीक है। इसके बाद आता है अपना न्यू क्लासिकल। बिल्कुल बच्चों जैसी क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको लग रहा होगा क्या ही सर मजे ले रहे हो आप, लेकिन देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके हिसाब से भी क्लासेस बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, ठीक है। और एक बात और बताऊंगा कि जो एज है ना, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर रिदम है, अपना एक पैटर्न है, अपना उनका एक डेकोरम है। वो किस चीज़ को लिखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ किस टाइम पर डोमिनेंट रही थी, सोनेट कब डोमिनेंट थे, ड्रामा कब डोमिनेंट थे, और नॉवेल्स कब डोमिनेंट हुए। तो हर चीज़ का एक टाइम चलेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना ट्रेंड, जैसे एक बार ट्रेंड आया था गिबली का, सारे गिबली गिबली के फोटो बनाने लग गए थे। अभी चैट जीपीटी से मजे लेने लग रहे हैं लोग। कभी कोई कुछ बोल देता है, भाई मुझे वो हाथी पे बैठा दे, वो हाथी पे बैठा देता है। तो ऐसी बातें चलती रहती है इसमें जो है, ठीक है। नियो क्लासिकल को हम बांटते हैं 3 तरीके से। इसमें आरएएस आप याद रख सकते हो ट्रिक के लिए। आरएएस में देखो नियो क्लासिकल का पूरा टाइम जो रहता है वो रहता है ये 1660 से और 1798, पूरा नियो क्लासिकल। इसको हम बांट देते हैं, मैंने बता दिया आरएएस में कैसे कैसे बांटोगे। तो एक तो ले लेंगे अपन 1660 से 1700, एक ले लेते हैं 1700 से 1745, और एक ले लेते हैं 1745 से 1798। अब इसमें 1789 भी मान देते हैं, कुछ कुछ 1800 तक मान देते हैं, तो लेकिन 1789 वो 98 ठीक है रोमांटिक को शुरू करने के लिए। इसके बाद जो ये हो जाता है, मैं बताता हूँ, इसको बोल देते हैं हम रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। और इसको बोल देते हैं ऑगस्टन जो है, ठीक है, और रेस्टोरेशन ऑगस्टन, और इसको बोल देते हैं अपन सेंसिबिलिटी। इसको प्री रोमांटिक भी बोल देते हैं, मतलब रोमांटिक आने से पहले जो टाइम आया था उस टाइम पे इसको बोल देते हैं प्री रोमांटिक, ठीक है। इस तरीके की बातें इसमें चलेंगी, सारा अपन बताएंगे। अभी मेरा जो फोकस है वो इस पे कि ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए भाई साहब। ये डेट्स आपको याद करनी है हर हाल में। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, लिटरेचर के संबंध में अपना फ्यूचर देखते हो, तो रट्टा मारो, चिपकाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, ठीक है ना। बाकी मुझे याद है तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रोमांटिक एज, ठीक है। तो रोमांटिक एज को अपन करते हैं
1798 से लेकर के 1837 तक, ठीक है। ये रोमांटिक एज है अपना। ये तो सबका पढ़ा हुआ होता है, इसमें से क्वेश्चन भी खूब आते हैं, ठीक है। इसमें वर्ड्सवर्थ है, शैली है, कीट्स है, लॉर्ड बायरन है और भी बहुत सारे। इसमें हार्विंजर्स आते हैं, वो जो रोमांटिक आने से पहले होता है ना, कि जैसे कोई एज एंड होने वाला होता है तो उससे आगे जो एज आने वाली है उसमें उसके लक्षण दिखने लग जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये रोमांटिक हो गई। रोमांटिक के बाद आता है आपका विक्टोरियन, ठीक है। विक्टोरियन होता है 1837 से 1901। देखो ऐसे देख लो, पूरा दिख रहा है ना। ये क्या है, पूरा मतलब ओवरव्यू हो जाता है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अपन को समझ में आने लगती हैं, ठीक है। ये हो गया अपना विक्टोरियन पीरियड, ठीक है भाई साहब। और इसके विक्टोरियन पीरियड को भी अपन दो भागों में बांट देते हैं, नहीं बांटो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बांट दो तो भी ठीक है। और हाँ, मेरी देखो 1 2 3 क्लासेस पड़ी हुई हैं जो आप पहले जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। अच्छी अच्छी क्लासेस जो है पड़ी हुई हैं उसमें। देखो कौन कौन सी क्लासेस मैं बताता हूँ। एक तो आपको वो क्लासेस लेनी है, आपको लिटरेरी लिटरेरी मतलब जो ग्रुप्स आते हैं ना, मेजर लिटरेरी ग्रुप्स जो आते हैं वो क्लासेस उसमें मतलब एक बनाई थी मैंने वीडियो 2nd ग्रेड के लिए, बहुत काम की है। इसमें भी आप, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देख के आए एक बार। हो सकता है आपको समझ में कुछ नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको देख के आनी है, क्योंकि उसको देखने से आपको अगर नाम भी याद होंगे ना कि भाई कोई ब्लूम्सबरी ग्रुप है, कोई मेटाफिजिकल ग्रुप है। हालांकि इसमें भी मतलब ये जो क्लासेस लगाऊंगा ना मैं, सारे ग्रुप्स आने वाले हैं आपके इसमें, डोंट वरी। लेकिन आप उसको भी देख लोगे तो आपकी जो है इमेज और अच्छी हो जाएगी, नॉलेज और मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें, ठीक है। इसमें तो अपन डिटेल से चर्चा करेंगे ये सारी चीज़ों की। 1837 से 1901 हो गया ये, ठीक है। इसको अपन एडवर्डियन और ऐसे करके दो भागों में बांट देते हैं। एडवर्डियन पीरियड बोल देते हैं एक को, और एक को बोल देते हैं जॉर्जियन, ठीक है। इसके बाद आता है अपना मॉडर्न, और एक आता है पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। मैं आज सोच रहा हूँ आपको रेनेसा तक पहुंचा दूं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि रेनेसा तक अपन पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ा आदमी है जो है चौसर। चौसर को अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँ ना, सच्ची बता रहा हूँ, तो उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा चौसर में अकेले में। और क्वेश्चन भी खूब आते हैं उसमें। नेट सेट का तो फेवरेट है चौसर भाई, ठीक है ना। बताऊंगा क्यों है फेवरेट, क्या क्या रीजन रहे हैं। उसको फादर ऑफ पोएट्री भी बोलते हैं, उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोलते हैं उसको, और जो है इंग्लिश लैंग्वेज का फादर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, सारी बात करेंगे अपन। मॉडर्न देख लो एक बार। 1901 से लेकर के 1945 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है 1939 से 1945 तक, ठीक है। अच्छा, आपको दोनों वर्ल्ड वॉर की डेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बल्कि इसलिए आपको वर्ल्ड वॉर की डेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने वर्ल्ड वॉर है ना, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा लिटरेचर पे देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है। और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 तक। अब इस जो वर्ल्ड वॉर है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको टी.एस. एलियट जैसे राइटरों पे देखने को मिलेगा। उनकी इतनी खतरनाक खतरनाक रचनाएं आती हैं भाई साहब, उनका मोह भंग हो जाता है इस दुनिया से कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। जब वो देखते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है डिस्ट्रॉय होती जा रही है पूरी की पूरी, तो उस टाइम पे जो रचनाएं आई थी वो काफ़ी गंभीर हैं। आप पढ़ोगे और इसमें भी अपन चर्चा कर लेंगे उनकी। और उस ऐसा ही हुआ था 1939 और 1945 हुआ। आपको पता है अमेरिका जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब पावर में आ गया था, तो उसकी बात है। तो उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे वो कुछ 6 अगस्त 9 अगस्त ऐसे कुछ डेट्स हैं उसकी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर शायद ऐसी सी हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है वो परमाणु बम जो है गिराए गए थे, उस टाइम की बात है। 1939 से 1945 तक आपका ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया अपना पीरियड पोस्ट मॉडर्न। 1945 से लेकर के अब तक आ जाएगा जो भी पीरियड आ रहा है अपना, 21st सेंचुरी चल रही है जो है, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है मामला पूरा, ठीक है। ये डेट्स आपको याद करनी है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ओल्ड इंग्लिश 450 से 1066 तक था। मिडिल इंग्लिश जो है 1066 से 1500 तक था। रेनेसा 1558 से 1660 तक था। और इसमें एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन, इसमें एलिजाबेथ रानी थी, यहाँ जैकोब राजा था, जेम्स राजा था, यहाँ पे चार्ल्स राजा था। और यहाँ पे जो प्यूरिटन है, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, यहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल नाम का एक आदमी है। बताऊंगा, पूरी चर्चा करेंगे, चिंता मत करो आप, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। ओलिवर क्रोमवेल था यहाँ पे जो है, ठीक है। वो स्वयं को क्या है, लॉर्ड प्रोटेक्टर बोलता था खुद को, राजा घोषित नहीं करा था, लेकिन मजे पूरे ले रहा था। जितने मजे राजा लेता था उतने ही मजे खुद ले रहा था, लेकिन खुद को राजा घोषित नहीं करा, क्योंकि उनको पता था कि जो राजा को तो हमने हटाया ही है, तो खुद को लॉर्ड प्रोटेक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, क्या बोलता था वो, खुद को लॉर्ड प्रोटेक्टर बोलता था, है ना। 1649 से 1660 तक हो गया। न्यू क्लासिकल, ये इसमें आर्यस, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और ये सेंसिबिलिटी वाले आ जाएंगे।
और इसमें 1798 से 1837 रोमांटिक हो जाएगा आपका। विक्टोरिया, ये क्वीन विक्टोरिया थी इसका, तो आप जो 1857 में जो है आपका रिवॉल्यूशन हुआ था, पढ़ते हो ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857, राजस्थान में भी तो पढ़ते हो, अमरचंद भाटिया। और ये कोई भी पढ़ता, मतलब कोई सा भी हो आप, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हो तो भी आपको अमरचंद भाटिया और तात्या टोपे और ये केसरी सिंह बारट पढ़ना पड़ेगा। और आप चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हो चाहे फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1857 में जो एक क्वीन का नाम पढ़ने को मिलता है कि क्वीन कौन थी इंग्लैंड की उस टाइम पे, तो क्वीन विक्टोरिया थी। तो 1837 से 1901, ठीक है। और एडवर्डियन और जॉर्जियन, इसको दो भागों में बांट देते हैं, मॉडर्न 1901 से 1945 और पोस्ट मॉडर्न 1945 से और अब तक, ठीक है। अब अपन चलते हैं भाई साहब यहाँ ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बातें करेंगे अपन, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है आज का जो है, इनको लिखिए, 2-3 बार देखिए, सुबह सुबह देखिए, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, जब भी आपको अच्छे से याद होता है तो वो आपकी परेशानी है, ठीक है। लेकिन आपको याद होने चाहिए जो ये, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। पहले देखो ये जो इंग्लिश लिटरेचर है इसकी थोड़ी सी बात करता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें समस्या ये आती है कि भाई साहब इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एक तो या तो वो लिटरेचर जो अंग्रेजों ने लिखा, पहली बात, यानी कि इंग्लिश पीपल द्वारा लिखा गया, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। बताओ कौन सा सही है। एक तो कि कोई भी है, जैसे ये रामू है अपना, रामू ने भैया इंग्लिश में पोएम लिख दी कोई, क्या ये भी हमें पढ़नी है, या हमें बस जो जैसे अल्फ्रेड ने कोई लिखी, अल्फ्रेड ने कोई पोएम लिखी वही पढ़नी है जो इंग्लिश में उसने लिखी। तो भाई साहब आपको सारी पढ़नी है, इंग्लिश के अंदर ये भी आएगी ये भी आएगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है जो है, लैंग्वेज ब्रॉड टर्म होती है, वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को नहीं देखती है। जहाँ जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में जो भी साहित्य लिखा है, इसके अलावा सुनो, पहले तो अंग्रेजी जो भाषा है उसमें जो भी लिटरेचर लिखा हुआ है वो की वो, डजेंट मैटर वेदर इट इज रिटन बाय तोरू दत्त और बाय टी.एस. एलियट, ओके। तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो है जहाँ जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी में लिखा गया या फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर वर्क आया। जैसे देखो आप जब पीजी करते हो, एमए करते हो, तो उसमें भरतनाट्यम के बारे में बताया जाता है। क्या भरतनाट्यम अंग्रेजी में है क्या? नहीं है, उसको ट्रांसलेट करा गया है। वो किस में है? वो संस्कृत का महाकाव्य है भाई साहब। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को समझो आप कि ज्योग्राफिकल कंडीशन से ऊपर है लैंग्वेज, जो है लैंग्वेज ऊपर है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस नीचे है। तो जहाँ जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी में कुछ भी लिखा गया है, वो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इससे मतलब नहीं है कि वो बंदा इंग्लैंड का है या इंडिया का है या अमेरिका का है या कहाँ का है, ठीक है। जैसे अब उसमें अपन पढ़ते हैं, जब अपना जो नेट वाला पेपर होता है उसके लिए अपन प्रेप करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं उसमें कल्चरल स्टडीज पढ़ते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, लिटरेरी थियरीज पढ़ते हैं। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी सोक्रेटिस की। तो सोक्रेटिस कहाँ का है भैया? ग्रीक का बंदा, पूरा यूनान का है ना। और अपन प्लेटो पढ़ते हैं, उसमें प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ते हैं, उसमें कि प्लेटो ने रिपब्लिक में क्या क्या कहा है, पोइट्री को क्या बताया है, पोइट्री को इमिटेशन कहा है, द मदर ऑफ लाइज कहा है कि ये तो झूठी है, पोइट्स को तो बेकार बताता है कि पोइट्स तो कोई काम के ही नहीं है, जितने भी काम के लोग हैं वो सारे फिलोसफर हैं। कहता है कि नहीं कहता है कि जो फिलोसफी काम की है बस, बाकी पोइट्स वोइट्स तो कोई काम के ही नहीं है। तो मतलब पोइट्री को क्या बताता है वो पता है? मदर ऑफ लाइज, कि झूठ की मैया है ये तो, बस समझ रहे हो, और कुछ नहीं है पोइट्री, मदर ऑफ लाइज। अब बताओ, और आज जो कविता लिख रहा है वो ऐसे गुणगान कर रहे हैं उस पर आके यूट्यूब पे। अब तुम उसमें लिख दो कि किसी दिन उसे कमेंट में कि भाई साहब प्लेटो तो ऐसा कहता था। तो देखो, हो सकता है व्यक्ति के विचार अलग हो, लेकिन हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, ये वाली बात। तो ठीक है, अपन चल रहे थे यहाँ पे। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको सारा पढ़ना होता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आया है, या जो मतलब फिलहाल में जो चीज़ें इंग्लिश में चल रही हैं, ठीक है। और इंग्लिश आपको पता है वर्ल्ड की लिंगुआ फ्रैंका नंबर 1 लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप इसको लैंग्वेज के मामले में तो हल्के ले ही नहीं सकते भाई साहब। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती हो। एक वहाँ की जो है मदर टंग होगी, कोई लोकल लैंग्वेज होगी, उसके अलावा वहाँ पे इंग्लिश ज़रूर बोली जाएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट हो चुकी है आजकल। और जो है सारे कंप्यूटर, लैपटॉप और जितने भी आप, हालांकि और भी चीज़ों में है, अब कंप्यूटर आप हिंदी में भी चला सकते हो, लेकिन आपको उसके हैबिचुअल नहीं हो। समस्या तो यही है ना, आपको समझ में ही नहीं है। आप अपने फ़ोन की लैंग्वेज ही हिंदी करके देख लो 2 दिन चला के, क्या होता है, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं अपना, ये मैंने बता दिया है आपको। अब इंग्लिश लिटरेचर में आपको कौन कौन सा लिटरेचर पढ़ना होता है वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। इसमें आपको एक तो पढ़ना होता है भाई साहब ब्रिटिश लिटरेचर, पढ़ना पड़ेगा ब्रिटिश लिटरेचर। उसके अलावा आपको अमेरिकन, ठीक है भाई साहब, अमेरिकन। उसके अलावा आपको कैनेडियन पढ़ना होता है, कैनेडियन, ठीक है। उसके अलावा आपको कैरिबियन जो है,
ये बी है, डबल बी। कैरिबियन पढ़ना होता है। उसके अलावा आपको अफ्रीकन पढ़ना होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी आते हैं, इंडियन वाले, और उसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलियन भी पढ़ना होता है। तो ये इस तरीके के लिटरेचर आपको जो है पढ़ने होते हैं। कहने का मतलब यही है, एक लाइन में अगर मैं बताऊँ इतनी पूरी बात का सार, तो आपको खूब सारे लिटरेचर इसमें पढ़ने होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग राइटर्स आते हैं भाई साहब, इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट होता चला जाता है और बच्चों के लिए इसको कंप्लीट करना अपने आप में पूरी समस्या हो जाती है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं। देखो, कई सारे ऐसे राइटर हैं अंग्रेजी के जो कहाँ पे गए हैं, जो ब्रिटेन शिफ्ट हो गए हैं, कई ब्रिटेन से इंग्लैंड वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं। जैसे अभी एक मैं बात करूँ, रॉबर्ट बर्न्स नाम का एक अपने आएगा, आगे पढ़ने को मिलेगा। रॉबर्ट बर्न्स है, ये स्कॉटिश आदमी है भाई साहब, स्कॉटिश है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको इंग्लिश लिटरेचर में। जेम्स जॉयस ही है, जेम्स जॉयस ही है, जो वर्जीनिया वुल्फ के टाइम पे जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा जेम्स जॉयसी के बारे में। ये आयरिस है, फिर भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बंदा कहाँ का है, अगर उसने इंग्लिश में कुछ भी कंपोज किया है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको एक नज़र ओल्ड इंग्लिश पीरियड की तरफ। क्या मामला था भैया, शुरुआत में कैसे चल रही थी अपनी अंग्रेजी जो है। देखो, शुरुआत की बात है, इसको बोलते हैं अपन एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड कब से कब तक रहा है भाई साहब, ये रहा है आपके 450 से लेकर के 1066 तक। 66 तक क्यों रहा है, 66 तक इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मन नॉर्मन नाम की जो है ट्राइब थी, यानी कि मतलब जनजाति मान लो आप, ट्राइब से समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या है, अटैक कर दिया था इंग्लैंड पर यहाँ से, और ये घुस गए थे उसमें जो है। अब कैसे घुसे थे, क्या हुआ था, पूरी बात बताता हूँ आपको, एक कहानी की तरह सुनते चलिए, आपको कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है ना। हुआ यूँ कि ये जो इंग्लिश है ना, ये अपनी ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन टाइम की, यहाँ पे 3 जनजाति रहती थी वहाँ पे, ठीक है। एक तो थी एंजल्स, एक थी सैक्सन, और एक थी जूट्स, ठीक है। ये एंजल्स, सैक्सन और जूट्स थी। तो ये जो है, ये दोनों थी डोमिनेंट, और ये थी सबमिसिव। सबमिसिव मतलब कमजोर, दबी कुचली जो है। तो ये जो एंजल्स है ना, ये एंगल्स या एंजल्स जो भी आप इसको पढ़ो, तो इनका प्रभाव था। तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट तो ये थे। तो ये जो ज़मीन थी ना इंग्लैंड की, तो इसका नाम उस टाइम पे इंग्लैंड नहीं था, पहली बात तो ये इनको बोलते थे हम, एंजल्स की जो है लैंड है ये, ठीक है। अब एक टर्म होती है लैंग्वेज में, हैप्लोलॉजी। हैप्लोलॉजी क्या होती है पता है, कि 2 शब्दों को मिला के एक कर दिया, जैसे खरीद है प्लस दार, तो ये होना चाहिए खरीददार, खरीददार, लेकिन हम इसको खरीदार कर देते हैं। तो ऐसे ये एंगल्स लैंड जो थी, ये एंग्ला लैंड कर करके हमने इसको कर दिया इंग्लैंड, ठीक है। ये इस जनजाति के कारण इसका नाम इंग्लैंड पड़ा है, तो ये हो गया इंग्लैंड, ऐसे इसका नाम पड़ा, ठीक है। सेक्शंस भी थे वहाँ पे और ये भी थे, ओके। तो आगे क्या होता है भाई साहब, आगे ये होता है कि ये जो लैंग्वेज है, ये किसी को समझ में नहीं आती थी एंग्लो सेक्शन उस टाइम पे, ठीक है। और लोग क्या करते थे फिर इसको, लोग इसको कुछ नहीं करते थे, पढ़ पाते नहीं थे, ठीक है। और अंग्रेजी के बारे में 2 फैक्ट याद रखना, आपको मैं बता देता हूँ। पहला फैक्ट तो ये है, ये एक जर्मनाइक लैंग्वेज है, जर्मनाइक लैंग्वेज, ठीक है। पहली बात याद रखनी है, रट्टा मार लेना, जर्मनाइक लैंग्वेज है। और क्योंकि इसमें जो है जर्मन का प्रभाव था इसमें प्रमुख रूप से, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसमें जर्मनाइक में भी वो अंदर जाता है, तो हाई जर्मनाइक बोलना है आपको इसको, ठीक है। हाई जर्मनाइक लैंग्वेज जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है हाई जर्मनाइक है, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है कि उस टाइम पे लिटरेचर में क्या था, तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, लिटरेचर समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या लिटरेचर होगा। लेकिन फिर भी कुछ थे आदमी जिन्होंने लिखने की कोशिश करी थी, उनके नाम मैं बता देता हूँ। 2 पादरी हैं, पादरी जो चर्च में रहते थे, एक तो बेडी है और एक एल्क्विन है, ठीक है। इन्होंने उस टाइम पे लिखने की कोशिश करी थी अंग्रेजी में जो है, मतलब अंग्रेजी में क्या, ओल्ड इंग्लिश में, जो आपको आज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये है ओल्ड इंग्लिश की कहानी। अब होता क्या है, 1066 में भाई साहब अपने नॉर्मन जो है घुस जाते हैं इंग्लैंड के अंदर। नॉर्मन लोग हैं वो, इनका जो है वो था, लीडर था विलियम। विलियम के नेतृत्व में 1066 की बात है, और ये नॉर्मन घुस गए उसमें। तो वहाँ पे पहले कौन कौन से थे, पहले थे एंगल्स और सैक्सन, और फिर थे
ज्यूट्स ये थे वहाँ पे। अब नॉर्मन और आ गए, तो जो नया पीरियड का नाम आया वो आया था एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड ये है 1066 से लेकर के और 64 के आने तक, मतलब 1066 से आप इसको मान सकते हो 1400 मान लो, चाहे 1500 मान लो, क्योंकि 64 आएगा आगे, 64 अपना काम करेगा जो है 1340 से 1400 तक के बीच में, कुछ ऐसा टेन्योर वो है उसका लाइफ स्पेन जो है। अब इसमें अगर ओल्ड इंग्लिश की ओर में थोड़ी सी बात करूँ तो ओल्ड इंग्लिश टाइम पे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, मतलब एंग्लो सेक्शन पीरियड में, एंग्लो सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एंग्लो सेक्शन में एक राजा था अल्फ्रेड उस टाइम पे, ठीक है। इसको अल्फ्रेड द ग्रेट के नाम से माना जाता है। तो उस टाइम पे इसने थोड़ी बहुत कोशिश करी थी जो है लिटरेचर को थोड़ा सा संभालने की, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं इससे। इसके टाइम पे क्या है, एक जनजाति थी वाइकिंग्स नाम की, तो वाइकिंग्स ने जो है आक्रमण कर दिया था इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड उस टाइम पे क्या है अलग अलग समुदायों में रहता था, तो इन्होंने जैसे ऐसे तितर बितर रहते हैं ना, जैसे आज भी अपन जातियों में बटे हुए हैं, धर्म अलग है तो जातियां, धर्म को एक करोगे तो जातियों में बट जाओगे, जातियों को एक करोगे तो फिर उसमें भी बताते ना कि मैं ऊंचा पंडित तू छोटा पंडित, तो ऐसे बढ़ जाओगे। तो ये तो वाइकिंग्स ने आक्रमण करा था, तो इंग्लैंड उस टाइम पे क्या है छोटे छोटे समुदायों में बटा हुआ था। तो हुआ क्या था, ये इन सबको एक करने का काम किया था, मतलब ये अपन पढ़ते हैं ना वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन टाइप का जो है काम करा था इसने, एल्फ्रेड द किंग ने। और इसने थोड़ा सा कोशिश भी करी थी कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है, मतलब ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं वो समझ में आए लोगों के, ऐसा प्रयास इसने किया था। बाकी कोई ज़्यादा प्रयास ये कर नहीं पाया था। इतना ही है इसके बारे में, ठीक है। और इसमें मैंने बता दिया नॉर्मन आ गए थे इसमें। अब दो तीन चीज़ें जो आपको इसमें याद रखनी, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन, देखो मतलब एंग्लो नॉर्मन में नहीं, सॉरी एंग्लो सेक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम। एंग्लो सेक्शन में एक तो ये है 5th सेंचुरी में जो है, मतलब जर्मनाइक ट्राइब आ गई थी, वही मैं बता रहा था जो है। और मतलब इंग्लैंड में आए थे ये सबसे पहले, इन्वेजन यानी कि घुसपैठिए। ये 3 जो ट्राइब हैं, 3 ट्राइब कौन कौन सी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एक तो एंजल्स, एक सेक्शन और एक ज्यूट्स, ये आ गए थे तीनों, ठीक है। 17th सेंचुरी में इनमें आ जाती है भाई साहब ईसाइयत, ठीक है। और ये मतलब चर्च वाला मामला मान सकते हो आप इसको। और 18th सेंचुरी में जो है ये मैं जो बताया था मैंने, बेडी और एल्क्विन, ठीक है। इन्होंने जो है लिटरेचर लिखने की कोशिश करी थी, चर्च आ गया था तो ये दोनों पादरी थे, इन्होंने लिखने की कोशिश करी, ठीक है। अब थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ही खत्म कर लेते हैं आज अपन, और उसके बाद मिडिल कर लेंगे, फिर चौसर पे चल लेंगे, फिर रेनेसां पे। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी क्लासेस अपनी ज़्यादा हो जाए तो भी बात नहीं, लेकिन चीज़ें समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अब लिटरेचर की बात कर रहा था मैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। तो लिटरेचर में क्या हुआ था भाई साहब, एक राइटिंग आती है बियोवुल्फ, बात को समझना। बियोवुल्फ जो है राइटिंग आती है, इसमें क्या होता है बियोवुल्फ में कि इसका पता नहीं है किसी को कि ये जो है बियोवुल्फ मतलब किसने लिखा था, ठीक है। और ये जो है 18th सेंचुरी की लगभग की राइटिंग है बियोवुल्फ। फर्स्ट इंग्लिश में जो है इसको ही माना जाता है बियोवुल्फ। अब इसमें क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बियोवुल्फ मैंने क्या है 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये डेनमार्क का जो है राजकुमार है बियोवुल्फ, डेनमार्क का, ठीक है। 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसने। 3 लड़ाइयाँ किससे लड़ी हैं, एक था ग्रेनेडल, ग्रेनेडल जो है ग्रेनेड होता है ना, जैसे वो एक तो बम टाइप का होता है, आप जो गेम वेम खेलते हैं बच्चे, फ्री फायर या पबजी खेलते हैं, इनको पता होता है ग्रेनेड, आपको भी पता होता है ग्रेनेड। तो ग्रेनेडल इसका नाम है, हालांकि इसका फटने से कोई मतलब नहीं, ये था, इससे लड़ाई थी। ये एक राक्षस है, मतलब होता क्या है कि एक राजा है, मतलब डेनमार्क का, डेनमार्क का राजा है ये नहीं है, डेनमार्क का राजा है और इसका नाम है, मतलब इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा हॉर्थोंगर या हॉर्थोगर ऐसा कुछ नाम होता है, नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये कोई भवन बनवाता है मीटिंग करने के लिए, जैसे अभी मोदी जी ने संसद भवन बनाया था ना नया, तो ऐसे करके ये कोई भवन बनाता है। तो उस भवन पे जो ये ग्रेनेडल नाम का जो राक्षस है ये आक्रमण कर देता है और इनकी सभा को नहीं करने देता है जो है, ठीक है। तो ये जो बियोवुल्फ है ये है ग्रीटलैंड का राजकुमार, मतलब डेनमार्क का तो राजा है ये जो है। ये एक भवन बनवाता है, मतलब हेरोट ऐसा कुछ नाम होता है इसका, और हेरोटी ये वो जो है भवन बनवाता है। तो इस भवन में जो है ये राक्षस ग्रेनेडल जो है ये आक्रमण कर देता है और ये इनकी सभा को नहीं होने देता, इतनी सी बात है बस। तो ये बियोवुल्फ इससे लड़ाई करता है और इसको परास्त करता है। ये पहली लड़ाई होती है जो
और बियोवुल्फ अपना इससे करता है, ग्रेनेडल से, ठीक है ना। और आगे क्या होता है इसमें मैं बताता हूँ। फिर इसकी जो है माँ परेशान हो जाती है, मतलब अभी किसी के बच्चे को मार दोगे तो माँ भी परेशान हो जाएगी ना उसकी। तो जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है इसकी माँ से, मतलब बियोवुल्फ जो दूसरी लड़ाई लड़ रहा है वो किससे लड़ रहा है, इसकी माँ से लड़ता है, ठीक है, ग्रेनेडल की माँ से। और तीसरी बार में जो क्या होता है, एक आता है ड्रैगन। तीसरा जो बैटल होता है इसका वो होता है ड्रैगन के साथ। एक ड्रैगन आ जाता है और लास्ट में जो ड्रैगन की जो है हत्या कर देता है ये, हालांकि खैर जीत जाता है ये, बियोवुल्फ अपने सारे ही जो है युद्ध जीतता है, ठीक है। इस तरीके की ये बातें हैं बियोवुल्फ में। हालांकि अब आप, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपको नाम याद रहे कि बियोवुल्फ नाम का कोई जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो है कोई वर्क रहा है और उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। इसका जो है ऑथर का तो पता नहीं है, ऑथर अननोन है, जिसमें डेनमार्क का राजा होता है और डेनमार्क का राजा कोई भवन बनवाता है जिसमें बियोवुल्फ जो ग्रेटलैंड का, इसको गीटलैंड मतलब ऐसे पढ़ो, GEATLAND, गीटलैंड का ये कोई वो है राजकुमार है बियोवुल्फ, जो इसको ग्रेनेडल को मार देता है। ऐसी सी बात है इसमें, आप ये पढ़ो, ठीक है। और क्या है इसमें, आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात कर रहे हैं अपन। और फिर दोस्त द जो है वांडरर, ये आप जब एलजी पढ़ते हो तब भी आपको देखने को मिलते हैं ये नाम, द वांडरर और द सी फेयरर, ठीक है। इस तरीके की दो रचनाएं भी हमको देखने को मिलती हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ठीक है। इसके अलावा एक डियोर नाम की एलजी भी है, ठीक है। और कीडमैन और सिनेवुल्फ दो एंग्लो सेक्शन में जो है बिब्लिकल एंड रिलीजियस थीम्स के राइटर हो, मतलब पोइट्स हुए। दो पोइट्स के नाम भी आपको इसमें याद रखने। एक तो है कीडमन, इसकी स्पेलिंग देख लेना, CAEDMON, कीडमन है ये। और एक है सिनेवुल्फ, CYNEWULF, ठीक है। ये दो पोइट और हुए हैं। अब कुल मिला के मैंने आपको 4-5 बातें बताई। एक तो मैंने बियोवुल्फ के बारे में बताया, एक मैंने आपको द वांडरर और द सी फेयरर जो एपिक पोएम्स हैं उनके बारे में बताया है मैंने आपको, और एपिक लाइक एलजी हैं ये। एक डियोर है, ये एलजी बताई है मैंने आपको, ठीक है। ये एंग्लो सेक्शन के जो है वो पूरे। ये तो हो गया पोएट्री का मामला। प्रोज में अगर देखें हम, तो मैं बता रहा था एल्फ्रेड द किंग ये जो है, इसने कुछ क्रॉनिकल्स जो है बनवाने की कोशिश की थी। जब वाइकिंग्स आ गए थे तब उसने बचाया था ना एकीकरण टाइप करके, तो इसने जो है क्रॉनिकल्स बनवाए थे उस टाइम के, एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल उनको अपन बोल देते हैं जो है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, और स्टार्टिंग आप अच्छी करोगे तो अंत तक अच्छा जाओगे, ठीक है। इस तरीके से इसने कुछ रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करी थी। इसके बाद आ जाता है अपना एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब मैं बता चुका हूँ आपको 1066 में जो है नॉर्मन जो है घुस गए थे उसमें, एंग्लालैंड मतलब इंग्लैंड में घुस गए थे और उन्होंने अपना जो है प्रभुत्व छोड़ना चालू कर दिया। तो जो नॉर्मन जो लैंग्वेज बोलते थे ना, बात को समझना यहाँ पे, वो फ्रेंच बोलते थे उस टाइम पे। ये फ्रेंच लोग ही थे ये जो नॉर्मन थे सारे, है ना। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था जिसमें नॉर्मन जीत गए थे, इंग्लैंड में घुस गए थे, ये फ्रेंच पीपल थे सारे। और जो फ्रेंच पीपल हैं, अब बात होती क्या है, जैसे जो राजा लोग बोलते हैं ना लैंग्वेज, तो जनता उसको कॉपी करना शुरू कर देती है भाई साहब। आज भी यही हो रहा है। आज जो रिच है, जो हाई क्लास के लोग हैं, वो जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसी गाड़ियां रखते हैं, अपन उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता था। तो फ्रेंच हो गई उस टाइम पे, मतलब कोर्ट की लैंग्वेज, और कोर्ट की लैंग्वेज ऑथेंटिक लैंग्वेज। तो जो सारे लोग हैं वो फ्रेंच सीखने में लग गए भाई साहब। जिसको फ्रेंच आ जाए वही बाबू। अपने में नहीं हुआ था क्या, अपने जैसे जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस टाइम पे जिसको अंग्रेजी आती थी, बात समझना, जिसको अंग्रेजी आती थी वो खुद बाबू बन के बैठ गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा था। तो इसमें भी फ्रेंच के टाइम पे भी यही था कि फ्रेंच लोग जो है उसमें अंदर आ गए थे। तो वो फ्रेंच लोग सोच रहे थे कि भाई साहब जो है, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे वो फ्रेंच सीखने लग गए थे, तो फ्रेंच बन गई थी वहाँ की डोमिनेंट लैंग्वेज। तो अंग्रेजी दबी कुचली रह गई अपनी। उस, देखो समझो, अपन अंग्रेजी को टॉप मान रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो हालात है इंग्लैंड की, वो फ्रेंच को टॉप मान रहे हैं। सारा ये है कि जो राजकाज के जो काम है जिस लैंग्वेज में हो रहे हैं उसको सुप्रीम या सुपीरियर माना जाता है। ये मेरा कहने का मतलब है, इतना सा बस। अब समझो एंग्लो नॉर्मन की कहानी। तो इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका एंग्लो नॉर्मन हो गया, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, अब इसके बाद होता क्या है, इसमें कोई ज़्यादा एंग्लो नॉर्मन में कोई ज़्यादा लिटरेचर तो है नहीं इसमें। और फिर अपने चौसर पे आते हैं। इसमें सीधा सीधा काम का है चौसर, और जो है चौसर की क्लास लगेगी कल भाई साहब, क्योंकि चौसर को मैं चाहता हूँ आप इसकी कोई भी वर्क छोड़े नहीं। बड़ा काम का टॉपिक है भाई साहब, नेट में तो फेवरेट है ये, नेट वालों का चौसर।
और चौसर को देखो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहीं पे, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका रीज़न यहाँ पे सुनते जाइए आप जाते जाते, कि देखो लैंग्वेज कौन सी डोमिनेंट चल रही है, फ्रेंच। सारे लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच। लिख किस में रहे हैं, फ्रेंच में। बोल कौन सी रहे हैं, फ्रेंच। कोशिश जिसको नहीं आ रही है वो खुद को क्या समझ रहा है, सबमिसिव, यानी कि वो दबा कुचला है, उसको फ्रेंच नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे जिस बंदे ने अंग्रेजी में लिखने की हिम्मत जुटाई कि नहीं अपन तो जो है लिखेंगे अंग्रेजी में, और उसको दिख रहा था कि अंग्रेजी आगे जाके डोमिनेंट बनेगी। हो सकता है कि आज मेरी आवाज़ जो है बुलंद नहीं है उतनी, मैं मतलब चौसर की बातें बोल रहा हूँ, मेरी नहीं बोल रहा, कि हो सकता है आज मेरे कम सब्सक्राइबर है, मतलब आज कोई नहीं पढ़ पा रहा है मेरी क्लासेस को, या फिर उस टाइम पे चौसर ने यही सोचा था कि जो है आज कोई मेरी भाषा में जो है लिखे गए इसको लेखों को जो है नहीं पढ़ पा रहा है। हालांकि उसने शुरू में फ्रेंच में लिखने की कोशिश करी थी, लिख भी लेता था वो फ्रेंच, लेकिन उसको लगा कि नहीं यार मुझे इंग्लिश में लिखनी चाहिए, ठीक है। तो उसने इंग्लिश में लिखा फिर, और इंग्लिश का पॉपुलर भी हुआ भाई साहब। पार्लियामेंट ऑफ वीज, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, आपको जो है हीरोइक कपलेट देने वाला, मैं बताऊंगा सारी बातें कल चौसर पढ़ेंगे, मजा आएगा डेफिनेटली, ठीक है। आपको इतनी सारी चीजें दी हैं चौसर ने कि पूछो ही मत। तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कौन हुआ भाई साहब, जोफ्री चौसर, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश जो है, देखो दो चीजें बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक तो है फादर ऑफ ग्रामर, ग्रामर का फादर तो मुर्रे है, मुर्रे, लिंडले मुर्रे ऐसा कुछ नाम है इसका। ये तो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर का जो है फादर, ठीक है, क्योंकि इसने बुक्स बनाई थी ग्रामर की सबसे पहले जो है। और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अपन जो है चौसर को माना जाता है। तो इस तरीके की बातें हैं। फिर चौसर की आगे जो है उसने लैंग्वेज में जो जो काम किया है, वो क्या क्या काम किया है, वो सारा भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज के लिए ठीक है, इतना ही काफ़ी है। और एंग्लो नॉर्मन में कुछ ऐसा है नहीं लिटरेचर ज़्यादा, हालांकि ये एंग्लो नॉर्मन के टाइम पे ही आ जाता है अपने ये चौसर भी। फ्रेंच डोमिनेंट हो गई थी, लेकिन फ्रेंच में लिखता नहीं था, लिखता था अपनी लैंग्वेज में भाई साहब बंदा, ठीक है। और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये सारे किताब इसी के नाम जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। और इसका जो अगर मैं बात करूं तो 1340 से 1400 तक था ये बंदा, ओके। तो चौसर से शुरू करेंगे, चौसर से लेकर के अपन रेनेसा तक कवर कर देंगे कल, मतलब रेनेसा में एंट्री मार लेंगे अपन। देखो जैसा मैंने बताया था कि ये करने वाले हैं अपन, इस तरीके से चलेंगे जो है ये रहा। इसके बाद रेनेसा आई है सीधा, और इसमें जो है टाइम लगाऊंगा मैं थोड़ा एलिजाबेथन में, क्योंकि भाई साहब बेन जॉनसन है, फिलिप सिडनी है, इतने खतरनाक खतरनाक राइटर हैं कि पूछो ही मत। खुद शेक्सपियर को पढ़ाने में ही भाई साहब उसके 38 प्लेस के नाम पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है सरफेस पे, लेकिन आपको जो 4 मोस्ट ट्रेजेडीज हैं उसकी और 4 मोस्ट कॉमेडीज हैं, जैसे ओथेलो है, किंग लियर है, सबकी थोड़ी थोड़ी सी समरी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पता होना जरूरी है उससे। जैसे अभी मैंने हेमलेट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको हेमलेट पढ़ने याद रखने में थोड़ी सी समस्या होगी, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ी थोड़ी सी समरी, जितनी काम की है, कोई पात्र काम का या कोई कोटेशन काम की है तो वो अपनी क्लासेस में शामिल हो जाए वो, ठीक है। तो चौसर से शुरू करेंगे कल अपन। आज की इतनी बात थी, ठीक है। जो है स्टार्ट करनी थी क्लासेस, जो है काफ़ी टाइम से मैं बोल चुका था कि स्टार्ट करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहा था, ठीक है। आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। 2 बात कहूँगा, लाइक करें चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो है लिटरेचर के मस्त मस्त वीडियोस देखते रहें, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करें। मैं गॉड से ऐसी प्रे करता हूँ कि वो आपकी जो है ज़रूर सुने। हो सकता है इस बार आप अच्छा नहीं कर पाए हों, या फिर अच्छा कर भी दिया हो लेकिन आपको नहीं पता हो, तो आगे अच्छा कर लो, ठीक है। आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।